ओके, हमने कल यहाँ तक प्रैक्टिस की थी। अब जरा अपने प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड अकाउंट फुली फॉर द डिफरेंस, यानी जो डिफरेंस अराइज हो रहा है वो डिफरेंस किसकी वजह से है। अब इस तरह के सवाल को टैकल करने के लिए मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है कि चाहे वो बीआरएस का सवाल हो, चाहे वो सप्लायर स्टेटमेंट रिकॉन्सिलिएशन हो, जब भी डिफरेंस अराइज होगा आपने एक साइड पर एक बैलेंस लिख लेनी है, दूसरी साइड पर दूसरी बैलेंस लिखनी है। फिर आप एक एक एंट्री पास करेंगे, जो सही एंट्री जिसकी वजह से वो मैच हो जाए वही डिफरेंस होगा। ये बात समझ में आती है? अब देखें जरा, अल्फा बाय गुड फ्रॉम बीटा। अल्फा बाइज गुड फ्रॉम बीटा। बीटा कौन? सप्लायर, ठीक है। अल्फा कौन? कस्टमर। At 30th June 20x5, Beta account in Alpha record showed 5,700 owing to Beta। अब इस जुमले का मतलब क्या है? At 30th June 20x5, Beta account in Alpha record। अल्फा कौन है? अल्फा कस्टमर है, बीटा सप्लायर है। अल्फा कस्टमर है तो अल्फा के रिकॉर्ड में, अल्फा कौन सा रिकॉर्ड बनाता है? पेबल अकाउंट। तो ये बात कर रहा है पेबल अकाउंट की। पेबल अकाउंट में बैलेंस कितना है? 5,700। लिख दो भाई, पेबल अकाउंट बैलेंस है उसमें 5,700, ठीक है। उसके बाद बीटा सबमिटेड अ स्टेटमेंट टू अल्फा एट द सेम डेट शोइंग अ बैलेंस ऑफ 5,200। भाई स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आया किसकी तरफ से? बीटा की तरफ से। वो कितना बैलेंस शो कर रहा था? 5,200। अब डिफरेंस कितना है दोनों में? डिफरेंस कितना है? 500। अब आपने एक किसी एंट्री पास करनी है कि पेबल अकाउंट या 500 से कम हो जाए, या ऐसी एंट्री पास करनी है कि स्टेटमेंट अकाउंट 500 से इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अब एक एक को पुट करेंगे हम। सबसे पहले अल्फा हैज सेंट अ चेक टू बीटा फॉर 500 which has not yet been received by बीटा। भाई अल्फा कौन है? अल्फा कौन है? कस्टमर है। कस्टमर ने चेक भिजवाया है, तो जब कस्टमर ने चेक भिजवाया है तो इसका मतलब ये हुआ कि पेबल अकाउंट में उसने ऑलरेडी अकाउंटिंग की हुई है। पेबल अकाउंट में ऑलरेडी उसने अकाउंटिंग की हुई है। अब बीटा ने रिसीव नहीं किया तो इसका मतलब कि वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो जब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में वो चेक रिसीव कर लेगा और अकाउंट करेगा तो उससे 500 से कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। तो जब ये कम हो जाएगा, ये दोनों मैच हो रहे हैं। नहीं भाई, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के बैलेंस को हमने बढ़ाना है, तो ये वाला ऑप्शन गलत, ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला, द क्रेडिट साइड of beta account in alpha record has been under cost by 500। देखिए क्या लिखा है, द क्रेडिट साइड ऑफ बीटा अकाउंट इन अल्फा रिकॉर्ड हैज बीन अंडर कॉस्ट बाय 500। बात हो रही है अल्फा रिकॉर्ड की। अल्फा रिकॉर्ड में क्या है? पेबल अकाउंट। पेबल अकाउंट में क्रेडिट साइड की बात हो रही है, क्रेडिट साइड की। तो जब पेबल अकाउंट में आप क्रेडिट साइड पे एंट्री करोगे तो वो बढ़ेगा कि कम होगा? क्योंकि आपने अंडर कॉस्ट किया है, तो जब दोबारा बढ़ाओगे तो पेबल अकाउंट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो हमने पेबल अकाउंट को बढ़ाना नहीं, हमने पेबल अकाउंट को कम करना है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद एन इनवॉइस फॉर $250 फ्रॉम बीटा हैज बीन ट्रीटेड इन अल्फा बिकॉज इट इज हैज बीन अ क्रेडिट नोट। देखिए बीटा ने इनवॉइस भिजवाया है। क्या भिजवाया है? इनवॉइस। तो जब इनवॉइस भिजवाएगा वो, तो ये अपना अकाउंट करेगा पेबल क्रेडिट। क्या करेगा? पेबल क्रेडिट। इसने उसको ट्रीट कर दिया एज अ क्रेडिट नोट, मतलब इसने पेबल अकाउंट में डेबिट एंट्री कर दी। तो क्रेडिट को जब डेबिट कर दिया तो उसको डबल अमाउंट से ठीक करना पड़ेगा। तो जब ये डबल अमाउंट से 500 से बढ़ाएगा तो क्या ये दोनों अकाउंट आपस में बैलेंस होंगे? तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। नाउ द लास्ट वन, बीटा हैज इशूड अ क्रेडिट नोट फॉर 500 टू अल्फा विच अल्फा हैज नॉट येट रिसीव्ड। बीटा ने क्रेडिट नोट सेंड कर दिया लेकिन अभी तक अल्फा ने रिसीव नहीं किया। तो जब क्रेडिट नोट मिलेगा तो 500 से अपने अमाउंट को कम करके दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। समझ आ गई इस बात की? कोई शक? चले अगला थ्योरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इनटेंजिबल एसेट्स आर करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट्स ठीक है, करेक्ट है? इफ सर्टन क्राइटेरिया आर मेट, research expenditure research expenditure must be recognized as an intangible asset।
रिसर्च एक्सपेंडिचर कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती, ठीक है ना। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज कर सकते हो अगर क्राइटेरिया मीट हो गई, अगर क्राइटेरिया मीट नहीं हुई तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी एक्सपेंस आउट होगा, तो ये जुमला गलत है। द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स मतलब जो डिस्क्लोजर नोट्स हम बनाते हैं, should disclose the gross carrying amount and the accumulated amortization at the beginning and at the end of the period for each class of intangible assets। तो ये डिस्क्लोज करना पड़ता है, और आपने डिस्क्लोजर नोट्स को देखना होगा, F3 में इससे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, एक दो एमसीक्यूज आते हैं, तो डिस्क्लोजर नोट्स को देखा करोगे क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है। मैंने अपने नोट्स में लिखे हैं एंड पे, ठीक है ना। इसमें कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, बस सिर्फ इसमें ये देखना होगा कि क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इंटेंजिबल एसेट मस्ट बी amortized ओवर दियर यूजफुल लाइफ। हाँ, अगर यूजफुल लाइफ है तो आपको amortize करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं करना पड़ेगा, एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी पड़ेगी। सो 2 एंड 3 ठीक है, ऑप्शन ए। क्लियर है सबको? चले, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इवेंट्स दैट टुक प्लेस आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। एग्जामिनर ने स्टार्ट में बता दिया, एग्जामिनर ने स्टार्ट में बता दिया भाई ये इवेंट कौन से मटीरियल कब इनकर हो गए, आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। एग्जामिनर ने बता दिया आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट वो कर हो गए, बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर अप्रूव्ड। रिपोर्टिंग डेट के बाद लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करने से पहले। आर नॉन एडजस्टिंग व्हेन अप्लाइंग IS10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। कौन से नॉन एडजस्टिंग इवेंट है इसमें से? दोबारा रिक्वायरमेंट को पढ़े, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी, ठीक है। या पहले मैं ऑप्शन क्लियर करवाता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं उसको रिक्वायरमेंट से लिंक कर लूंगा। सबसे पहले है इन्वेंट्री हेल्ड एट द रिपोर्टिंग डेट वाज सोल्ड फॉर लेस देन कॉस्ट। ये तो एडजस्टिंग इवेंट है, आपके पास एंड पर कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती है। फिर लिखा है कैपिटल रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स एट अ प्रीमियम। आपने कैपिटल रेज किए तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अब सवाल, सर कोई जिक्र तो है नहीं, ठीक है ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हाट इफ अगर हमने पहले से फैसला किया हो कि हम कैपिटल रेस करेंगे, तो दोबारा में ये जो मैंने हाईलाइट की है, एग्जामिनर ने स्टार्ट में बता दिया है कि इवेंट्स है मटेरियल बट दैट टुक प्लेस आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, और एग्जामिनर ने यहाँ पर कुछ भी कंडीशन नहीं लिखी कि इसका क्या एविडेंस एग्जिस्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। ये बात समझ में आती है? सो इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। A company reorganization which result in discontinuing a line of activity producing 25% of its profit, तो ये भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट ही है, ठीक है। रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन जो मैंने प्रोविजन IS10 में लिखवाया था, रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन, ये वही वाला है। The settlement of a claim for compensation from a former employee wrongly dismissed just before the reporting date। आपने उसको डिसमिस कर दिया रिपोर्टिंग डेट से पहले, तो जब आपने उसको डिसमिस कर दिया रिपोर्टिंग डेट पर एग्जिस्ट कर रही थी कंडीशन, अब अगर वो केस करने जाएगा कंपनसेशन मांगेगा तो इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। सो करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं? 2 एंड 3, ऑप्शन डी। अगला सवाल, व्हाट फिगर फॉर रेंटल इनकम should be included in the company statement of comprehensive income for the year ended 30th June 20x5। तो रेंटल इनकम हमने फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो इसके लिए अकाउंट बना दे और स्टार्ट कर ले पढ़ना। ओके, a company sublet parts of its office accommodation in the year ended 30th June 20x5। कैश रिसीव फ्रॉम टेनेंट्स वर 83,700। कैश रिसीव कितना है, और कैश रिसीव कहां पर आता है? क्रेडिट साइड पर, इनकम का अकाउंट है, ठीक है ना, एक्सपेंस का नहीं है, इनकम का है। अकाउंट भूल गए हो क्या? एक्रूअल मैंने लिखवाया था, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये प्रीपेड इनकम का हो जाएगा, ये एक्रूड इनकम का ओपनिंग क्लोजिंग हो जाएगा, और इसमें जो डिफरेंस होगा प्रॉफिट और लॉस में एज एन इनकम चली जाएगी। डिटेल्स ऑफ रेंट इन एरियर्स और इन एडवांस एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर वर्ड। यहाँ पर लिखा है 30 जून X4, ये लिखा है X5, तो X4 का मतलब ये ओपनिंग बैलेंसेस है, X5 क्लोजिंग बैलेंसेस है, ठीक है। अब ये है एरियर्स, ये है एडवांस। एडवांस का मतलब प्रीपेड इनकम, तो प्रीपेड इनकम का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2400। क्लोजिंग कितना है?
3000, ये रहा ओपनिंग, ये रहा क्लोजिंग। एक्रूड का कितना है? 3800 और क्लोजिंग 4700। निकालिए डिफरेंस जरा। 84,000 आ रहा है सबके साथ। 84,000 कंफर्म कर ले। आगे चले, कोई सवाल? ओके। ओके, what figure should appear in the statement of comprehensive income for these items? At 30th June 20x4, a company allowance for receivable was 39,000। अलाउंस का अकाउंट है, तो अलाउंस मतलब रिसीवेबल का बनता है। रिसीवेबल से रिलेटेड प्रॉफिट और लॉस में क्या चीज जाती है? बैड डेट, ठीक है ना, बैड डेट। और कंप्रहेंसिव इनकम मैंने आपको कहा इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना। तो कभी कभार एग्जामिनर इस तरह की वर्डिंग यूज कर सकता है। तो जब आप बैड डेट्स का सवाल आ जाए, तो मैंने आप लोगों को सिखाया है कि डायरेक्टली बैड डेट का अकाउंट बनाओ, ठीक है। बैड डेट के साथ अलाउंस का अकाउंट बनाना कंपल्सरी, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस का पता आपको अलाउंस के अकाउंट से ही पता चलेगा। बैड डेट का अकाउंट में क्या क्या चीजें आएगी? एक्चुअल बैड डेट डेबिट, रिसीवेबल, क्रेडिट। या तो इंक्रीज इन अलाउंस होगा या डिक्रीज इन अलाउंस होगा। फिर हो जाएगी बैड डेट्स रिकवर्ड, और जो डिफरेंस होगा वो चला जाएगा प्रॉफिट और लॉस में। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन अलाउंस आप यहां से फाइंड कर लोगे। क्लियर है ये बात? अब यहां पर एग्जामिनर आप लोगों को बता रहा है, देखिए, एट 30th June 20x4 a company allowance for receivable was 39,000। कितनी है? 39,000। तो यहाँ आपके पास हो गई ओपनिंग अलाउंस 39,000, लिख लिया। एट 30th June 20x5 ट्रेड रिसीवेबल टोटल 517,000। ट्रेड रिसीवेबल टोटल कितना है? 517,000। इट वॉज डिसाइडेड, यहां पर एग्जामिनर क्या कह रहा है, मैं इसको जरा जूम कर लूंगा। एग्जामिनर क्या कह रहा है? इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेट्स। राइट ऑफ डेट्स मतलब अभी तक बैड डेट की अकाउंटिंग नहीं हुई, करनी है। ये बात समझ में आती है ना? डिसाइड टू राइट ऑफ, ठीक है। पास्ट में अगर होता तो फिर हो चुकी होती है, रिटर्न ऑफ। तो यहाँ पर अभी तक बैड डेट की एंट्री नहीं हुई। तो जब बैड डेट की एंट्री नहीं हुई, तो जो मुझे ट्रेड रिसीवेबल की बैलेंस गिवन है, तो इसका मतलब है कि इससे भी बैड डेट माइनस नहीं हुआ होगा, क्योंकि डबल एंट्री करनी है, बैड डेट डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। तो चलो भाई, रिसीवेबल को क्रेडिट कर लो और बैड डेट को डेबिट कर लो। कर लिया? अब जरा ये कितना आ रहा है? 480,000। ये हो गया आपके पास क्लोजिंग रिसीवेबल। आगे, एंड टू एडजस्ट द अलाउंस फॉर रिसीवेबल टू द इक्विवेलेंट ऑफ 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट। तो इसका 5% क्या बन जाएगा आपके पास? अलाउंस 24,000। इंक्रीज आया डिक्रीज? डिक्रीज, डिक्रीज की एंट्री क्या होगी? अलाउंस को डेबिट कर लो और बैड डेट को क्रेडिट कर लो। डिफरेंस कितना है? 15,000। वेरी गुड। तो इंक्रीज इन अलाउंस को आप काट देंगे, ये रहा 15,000। कोई बैड डेट रिकवरी नहीं है तो जीरो, और दोनों में जो डिफरेंस है वो चला जाएगा प्रॉफिट और लॉस में एज एन एक्सपेंस 22,000। ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर है सबको? आसान सवाल है, बस मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, IAS2 inventories define the extent to which overheads are included in the cost of inventories of finished goods। फिनिश गुड में कौन कौन से हमने कॉस्ट इंक्लूड करनी है?
Which of the following statement about the IA2 requirement in this area are correct? अच्छा, finished goods inventory may be valued on the basis of labor and material cost only without including overheads. तो जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स होते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वो इंक्लूड करते हैं हम, तो ये वाला गलत है। कैरेज इनवर्ड but not carriage outward should be included in overheads when valuing the inventory of finished goods। तो carriage inward को हम इंक्लूड करते हैं, आउटवर्ड को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेंट्री कंडीशन में आ चुकी होती है। फैक्ट्री मैनेजमेंट कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेटेड टू इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड। तो अगर एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है तो मैंने बता दिया ओवरहेड एट्रीब्यूटेबल हम इंक्लूड करते हैं फिनिश्ड गुड्स में। तो करेक्ट ऑप्शन है 2 and 3, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट वन। A limited liability company sold a building at a profit। बिल्डिंग सोल्ड कर दिया भाई प्रॉफिट पर, ठीक है। हाउ विल दिस ट्रांजैक्शन बी ट्रीटेड इन द कंपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो में हम इसको किस तरह अकाउंट करेंगे? तो जब एक बिजनेस अपना कोई नॉन करंट एसेट बेचेगा, अपना कोई नॉन करंट एसेट बेचेगा, तो एक तो कैश आएगा, तो कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल्स प्रोसीड होगी ना, तो वो तो जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, जो प्रोसीड्स होंगी, और जो प्रॉफिट है वो ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एडजस्ट किया जाएगा, वहां से हम माइनस करेंगे, क्योंकि इनकम है तो इनकम को हम माइनस करते, अगर लॉस होता तो ऐड कर लेते। तो इसमें करेक्ट है ऑप्शन बी, प्रोसीड्स ऐड कर लो और जो प्रॉफिट है वो डिडक्ट कर लो। हाँ, क्यों हम प्रॉफिट को जब प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर रहे हो, तो क्या मैंने आपको सिखाया नहीं है? चले, आसान सवाल आते हैं अभी, इतने मुश्किल नहीं है। Which of the following items may appear in the company statement of change in equity according to। अब यहां से तो आप IS1 हटा दे, क्योंकि अभी IFRS 18 चल रहा है, ठीक है। IFRS 18 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर है अनरियलाइज्ड रिवेल्यूएशन गेन, तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाती है। रिवेल्यूएशन सरप्लस बिल्कुल जाती है। डिविडेंड पेड, प्रोसीड्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रॉफिट्स फॉर द पीरियड, रिटेन अर्निंग में जाती है, ठीक है। 1 2 3 and 4, ऑल ऑफ द 4 आइटम्स। आसान है ना? लास्ट वन। Based on this information, what was the cash book balance before any adjustment? क्या लिखा है? What was, तो what was में मैंने आपको हमेशा सिखाया, what was का मतलब क्या? ओपनिंग बैलेंस, एक हिंट मिला। फिर यहाँ पर लिखा है बिफोर एनी एडजस्टमेंट, तो बिफोर एनी एडजस्टमेंट का मतलब भी ओपनिंग बैलेंस ही है। तो हमने कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस फाइंड करना है, तो ये मैंने कैश बुक बना दिया। तो जब मैं कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस लाऊंगा, सॉरी फाइंड करूंगा, तो उसके लिए क्लोजिंग बैलेंस का होना कंपलसरी है। अब अगर क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो फिर वो मैं बैंक स्टेटमेंट से फाइंड करूंगा, ठीक है। ये इसके ट्रिक है। जब भी आपसे कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट की ओपनिंग बैलेंस पूछे, तो या तो क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है तो आप अल्टरनेटिव से यूज कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट के लिए आप कैश बुक से निकालेंगे, कैश बुक के लिए आप बैंक स्टेटमेंट से निकालोगे। So, Sigma bank statement show an overdrawn balance of 38,600 at 30th June 20 X5। बैंक स्टेटमेंट ओवरड्रॉन बैलेंस शो कर रहा है कितना? 38,600, ठीक है। A check against the company cash book revealed the following differences। बैंक चार्जेस ऑफ 200 had not been entered in the cash book। तो बैंक चार्जेस आप एंटर कर दो क्रेडिट साइड पर, कितनी हो जाएगी? 200। Lodgement recorded on 30th June 20 X5 but credited by the bank on 2nd July of 14,700। लॉजमेंट है अनक्रेडिटेड चेक, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा, अमाउंट है उसका 14,700, ठीक है। फिर लिखा है चेक रिपेमेंट एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट 30th June 20 X5, द बैलेंस इज 27,800। तो ये हो गए अनप्रेजेंटेड चेक। वैल्यू कितनी है भाई? 27,800, और इससे बैलेंस कम होगा। A check payment to a supplier of 4,200 charged to the account in June 20 X5 recorded in the cash book as a
रिसीट। गलती कहाँ पर हुई है? कैश बुक में। कैश बुक में गलती हुई तो इसकी एडजस्टमेंट कहाँ पर होगी? कैश बुक में। इसकी एडजस्टमेंट कहाँ पर होगी? कैश बुक में। हमने पेमेंट करनी थी, हमने उसको एज ए रिसीट रिकॉर्ड कर दिया, तो अब डबल अमाउंट से उसको ठीक करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम उसको डबल अमाउंट कितना हो जाएगा? 8400। यहाँ से क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर दे। और नेगेटिव क्लोजिंग कहाँ पर आता है? यहाँ पर। अब और एडजस्टमेंट कर ले। 43,100 ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा ओवर ड्रॉन। ऑप्शन ए। ये रहा कल वाला प्रैक्टिस सेशन खत्म।